आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी, जिसमें हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन का जो मेरा पूरा का उद्देश्य था कि आप लोगों को पूरे चैप्टर का एक पार्ट वाइज तथा मैराथन क्लास के द्वारा आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने का वो हम कर चुके हैं। बाकी आप लोगों को एक एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, उसको एक एक करके कवर कर रहे हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो वर्तमान में देने जा रहे हैं आप लोग, उसके साथ साथ में आने वाले सभी मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपका जो सिलेबस रहता है बायोलॉजी है, उसमें से जो अगर आपके सिलेबस बायोलॉजी से है, याद कहा जाता है विज्ञान से है, तो विज्ञान में आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो उन सभी कंपटीशन में भी ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी के सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रतिदिन एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की उत्पत्ति, या कहा जाएगा यूनिट क्या, विकास। क्या है, विकास। उसमें सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के ऊपर कंप्लीट वीडियो एकदम कंप्लीट डिस्कशन कर अपलोड किया गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग चलते हैं मोटिवेशनल के ऊपर। देखिए, कहा जा रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन है आपके लिए। देखिए, इसमें जो हर दिन आपके लिए जो लाया जा रहा है मोटिवेशन के लिए, तो इसमें हम लोग देखिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, कहा जा रहा है कि मेहनत करनी पड़ती है मित्र, हाथ में घड़ी बांधने से समय नहीं बदलता है। कहा जा रहा है कि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग जितना अच्छे से मेहनत करते हैं उतना बेहतर आपका परिणाम होता है। अगर मेहनत कम है तो परिणाम आपका कम होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मेहनत तो करनी पड़ती है मेरे मित्र, लेकिन हाथ में महंगी घड़ी पहनने से भी आपका समय नहीं बदलता है। तो आप लोग इस समय अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए हमेशा सुनहरा रहता है। हम लोग चलते हैं अब एक एक क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को एक एक कर आप लोग बारीकी से ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि जैव विकासी विज्ञान क्या। देखिए, कहा जा रहा है कि जैव विकासी विज्ञान क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो जैव विकास होता है उसमें कहा जाता है कि जैव विकासी विज्ञान क्या होता है। तो जैव विकासी के अंतर्गत देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी पर जीवन रूपों के इतिहास का अध्ययन। कहा जा रहा है कि जो जैव विकास होता है इसके द्वारा देखा जाता है तो पृथ्वी पर जीवन रूपों के इतिहास का अध्ययन ही जैव विकास विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब की गई है। तो इसके पहले आप लोगों को कंप्लीट वीडियो को अच्छे से कवर कराकर उसमें बताया गया था कि जो बिग बैंग थियरी होती है, बिग बैंग थियरी किसके द्वारा लाया गया था। बिग बैंग थियरी लेमेंथेयर के द्वारा लगाया था। अब उसमें कहा गया था कि जो बिग बैंग थियरी होती है उसमें कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड का धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब माना जाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। कितना है, विभिन्न वैज्ञानिकों के मत के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है लगभग में 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है तथा सूर्य की उत्पत्ति कब हुई है। सूर्य की उत्पत्ति कितने साल वर्ष पूर्व हुई है तथा पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी इसके पहले डिस्कशन के हम लोग अच्छे से अभी नाम सुने हैं कि बिग बैंग जो परिकल्पना दी गई थी, अभी आप लोगों को बताया गया था किसके द्वारा बिग बैंग परिकल्पनाएं दी गई थी। देखिए, कहा जा रहा है कि लेमेंथेयर के द्वारा दी गए थे
मैग्रो के गैमो के द्वारा दिया गया था तथा डिक के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से ये सभी के सभी क्या राइट आंसर था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। कहा जा रहा है कि बिग बैंग जो परिकल्पनाएं होती है ये ब्रह्मांड, ये कहा जा रहा है कि एक किससे संबंधित, देखिए बिग बैंग परिकल्पना किससे संबंधित है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार दिया गया था। इसमें सबसे अहम भूमिका लेमेतेयर द्वारा निभाया गया था। लेकिन इसमें कहा जाता है कि किसके द्वारा था, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, इसमें तीनों वैज्ञानिक मिलकर इस परिकल्पना का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निहारिका परिकल्पना संबंधित है। कहा जा रहा है कि निहारिका क्या होती है, निहारिका परिकल्पना किससे संबंधित होती है। कहा जा रहा है कि सौर परिवार की उत्पत्ति से कहा जाता है कि निहारिका के संबंधित होती है। कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी या हमारा सौर परिवार किस निहारिका के अंतर्गत आता है। देखिए कहा जा रहा है कि जो निहारिकाएँ होती है हमारे जो आकाशगंगाएँ होती है, देखिए क्या हो जाता है, जो निहारिकाएँ होती है हमारे सौर परिवार की आकाशगंगा जो होती है, एक सेकेंड आकाश लिख दिए, आकाश गंगा कहा जा रहा है कि जो हमारा सौर एक देखिए निहारिकाएँ अलग होती है, निहारिकाओं को किससे क्या जाता है, आकाशगंगाएँ बनती है। आकाशगंगा में ही क्या जाता है, हमारा सौर परिवार पाया जाता है। कई लाख आकाशगंगा मिलकर निहारिकाओं का निर्माण करते हैं। कई निहारिकाएँ मिलकर किसका पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो निहारिका परिकल्पना होती है यह सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित होती है। इसके अनुसार सौर परिवार का अध्ययन कहा जाता है कि इसके अनुसार जो सौर परिवार का उद्गम आकाशगंगा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी के भूक्रोड से संबंधित होती है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के क्रोड मतलब देखिए कहा जा रहा है कि ये पूरे की पूरी पृथ्वी की संरचना हो गई। पृथ्वी की संरचना को कहा जाता है कि एक केंद्र मानकर क्या कहता है, इसके अलग अलग परतों को क्या अलग किया गया। तो इसके 3 भाग होते हैं। देखिए इस आधार पर हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या है। हाँ अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये पृथ्वी की संरचनाएं होती है। इन्हीं संरचनाओं को यहाँ पर अलग किया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्या होता है, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक क्रोड होता है। अब कहा जाता है कि पृथ्वी की भूक्रोड कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर का कहा जाता है कि भूक्रोड जो होता है में उपस्थित होता है। अब कहा जाता है इसमें जो क्रस्ट होता है इसमें सियाल, सीमा, निफे क्या जाता है, सियाल, देखिए कहता है सियाल, सीमा, निफे। अब इसका मतलब क्या जाता है, देखिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम भूक्रोड पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर सिलिकॉन देखिए क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम दूसरे मेंटल में पाए जाते हैं। और निकिल और आयरन किस में पाया जाता है, एक क्रोड में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर देखा जाता है, तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाता है कि जो भू क्रोड होता है इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें अभी देखा गया कि कहा जाता है कि जो आयरन होता है तथा कॉपर कहा जाता है कि जो आयरन होता है, कहा जाता है कि जो आयरन होता है Fe और कॉपर ये दोनों पाए जाते हैं। इस आधार पर देखा जाता है। तो ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। इस प्रकार से देखिए क्या क्या पाया जाता है, कॉपर और जो आयरन होता है ये दोनों पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय आद्य वातावरण में मुक्त अवस्था में नहीं थे। कहा जा रहा है कि कौन से तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय आद्य या अवस्था में नहीं थे। तो कौन सा था, देखिए जब शुरुआत में कहा गया कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसमें कहा जाता है कि
उस समय हाइड्रोजन को लोग हाइड्रोजन को माना गया था कि ये मुक्त अवस्था में था। कार्बन के बारे में लोगों को अध्ययन था, जल के बारे में था, लेकिन उस समय ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन बिल्कुल भी नहीं था। कहा जा रहा है कि आद्य पृथ्वी के वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी, इसी कारण से इसे आद्य वातावरण का अपचायी कहा जाता है, या कहा जाता है कि उस समय आद्य वातावरण में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा रहा था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पृथ्वी पर उपस्थित कौन से परमाणु सबसे अधिक क्रियाशील थे। कहा जा रहा है कि आदि पृथ्वी पर उपस्थित कौन से परमाणु सबसे अधिक क्रियाशील थे। तो इस आधार पर देखा जाता तो सबसे अधिक क्रियाशीलता की बात किया जाता था हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन ही कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मांड के सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जो ब्रह्मांड होता है उसमें अब कौन सी क्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती है या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रियाएं होती है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो देखा जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये सूर्य क्या आ जाता है कि सूर्य के पास क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, ये हाइड्रोजन पाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य किन किन दो गैसों से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस से सूर्य, या कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है। उसमें सबसे अधिकता की बात किया जाता है तो हाइड्रोजन जो होता है इसी के मिलकर बना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति हुई है। कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, मिट्टी में हुई है, वायु में हुई है, या आदि सागर से हुई है, पर्वत से हुई है। तो इस ऑप्शन को देखा जाए कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले माना जाता है आदि सागर से हुई है। कहा जाए कि जीवन की उत्पत्ति आदि सागर से हुई, क्योंकि आदि सागर में ही जीवन उत्पत्ति की सभी दशाओं का निर्माण हुआ है। कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंधित जितनी भी घटित घटनाएं होती है, ये सभी की सभी आदि सागर से प्रारंभ हुआ है, या ऐसा लोगों को देखा गया था कि सबसे पहले जीवन की जो उत्पत्ति होती है आदि सागर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिद्धांत को यंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। यंत्रवाद के नाम से किसको जाना जाता है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो यंत्रवाद के नाम से जाना जाता है कि क्या, प्रलयवाद। कहा जाता है कि जो प्रलयवाद होता है यह सिद्धांत और यंत्रवाद के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि हेकल कौन वैज्ञानिक थे, हेकल। देखिए हेकल नामक वैज्ञानिक थे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हेकल ने और किसका खोज किए थे। तो हेकल के द्वारा कहा जाता है कि हेकल ने प्रलयवाद के सिद्धांत को ही यंत्रवाद के नाम से भी प्रतिपादित किया था, क्योंकि हेकल के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अचानक से निर्जीव पदार्थों से हुई है। कहा जा रहा है कि हेकल जी के अनुसार कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अचानक क्या होता है, अचानक से निर्जीव पदार्थों से हुई है। किसके द्वारा हुई है, निर्जीव पदार्थों से हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि हेकल के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है यह यंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस सिद्धांत को, जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। एक कौन बताया था, हेकल जी के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कितना आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके वर्तमान के एग्जाम के लिए तथा आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। हम उसी क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट है, उसी को ढूंढ कर लाए हैं। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बारीकी से ध्यान से देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग अपने मित्रों को शेयर किया करिए, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दिया करिएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। बाकी आप लोग चैनल को लाइक कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि ये आपके लिए अगर हम इतना मेहनत करें तो आप लोग का थोड़ा सा भी फर्ज बनता है कि अपने मित्रों को शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं हम लोग। आज अजीवात जीवोत्पत्ति है। कहा जा रहा है कि अजीवात जीवोत्पत्ति क्या है, तो इस आधार पर देखा जाता है कि जो स्वतः उत्पत्ति, कहा जाता है कि अजीवात जीवोत्पत्ति की, कहा जाता है कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है यह स्वतः उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि इसमें स्वतः उत्पत्ति होती है। ये क्वेश्चन 2012 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। स्वतः उत्पत्तिवाद के अनुसार कहा जाता है कि जो स्वतः उत्पत्तिवाद होता है इसके अनुसार क्या होता है, तो कहा जाता है कि जो जीन की उत्पत्ति केवल निर्जीव पदार्थों से हुई। अभी इसके पहले बताया गया था, जो हेकल जी के द्वारा बताया गया था कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, निर्जीव पदार्थों से हुई है। इस प्रकार से देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि जीवों की उत्पत्ति केवल निर्जीव पदार्थों से ही संभव हो पाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिस वैवम ई ओवो, कहा जाता है कि ओमनिस वैवम ई ओवो का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत हार्वे व हक्सले, किसके द्वारा? हार्वे व हक्सले जी के द्वारा दिया गया था। इसमें कहा जाता है कि यह सिद्धांत हार्वे व हक्सले ने दिया था। इनके अनुसार कहा जाता है कि नए जीवों की उत्पत्ति पूर्व जीवों से हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें जो जीवों की उत्पत्ति हुई है इसके पूर्वजों से हुई है। कहा जाए किसी के द्वारा हुई है? पूर्वजों के द्वारा हुई है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है इसमें नए जीवों की उत्पत्ति स्वतः है। कहा जाता है कि उत्पत्ति पूर्व जीवों से हुई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रोगों के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अब कहा जाता है कि लुई पास्चर ने ही जीवात या जीवोत्पत्ति के सिद्धांत के अलावा रोगों के रोगाणु सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जिससे पता चलता है कि स्वतः जीवों की उत्पत्ति का खंडन किया जाता है। जैसे शुरुआत में कहा गया था कि जो लुई पास्चर जी के द्वारा बताया गया था कि इसके पहले लोगों का सिद्धांत था कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है किसके द्वारा हुई है? ये जीवोत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये पूर्व निर्धारित जीवों से हुई है या खंडन के द्वारा हुई है। लेकिन जैसे ही जीवों की उत्पत्ति होती है किसका? जो रोगों की उत्पत्ति का या रोगों के रोगाणु जो थे इसके सिद्धांत के बात ही पता चल रहा था। जो जीवोत्पत्ति का इसके द्वारा क्या किया गया? खंडन कर दिया गया था। खंडन करने का मतलब उसमें कुछ कमियां से समझ में आने लगी थी। कब? जब कहा जाता है कि इसकी स्वतः उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना दी गई थी। कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? ओपेरिन के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना ओपेरिन जी के द्वारा दिया गया था। इसमें कहा जाता है कि ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित निर्जीव पदार्थों के रासायनिक संयोजन से हुई है। इसके पहले निर्जीव से तो हुई है, कौन बताता है? हेकल ने बताता। लेकिन कहा जाता है कि इसमें कि जो निर्जीव पदार्थों के रासायनिक संयोजन से, कहा जाता है कि ओपेरिन के अनुसार कहा जाता है कि इसमें रासायनिक संयोजन के द्वारा ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक है। कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो इसमें सबसे आवश्यक क्या होता है? आदि सागर के द्वारा हुआ। तो इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? जल की होती है। तो कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति की सभी दशाओं का निर्माण आदि सागर के जल से हुई है। अतः कहा जाता है कि जो जीवन के लिए जल ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का दूसरा नाम है। कहा जाता है कि प्रकृतिवाद का दूसरा नाम क्या है? तो कहा जाता है रासायनिक विकास का सिद्धांत तथा कृत्रिम संश्लेषणवाद। ये दोनों के दोनों राइट आंसर है। इस प्रकार से देखा जाता है तो जो प्रकृतिवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रासायनिक विकास का सिद्धांत, कृत्रिम संश्लेषणवाद। ये दोनों के दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कहा जाता है कि ओपेरिन का प्रकृतिवाद कृत्रिम संश्लेषण पर आधारित था। अतः कह सकते हैं कि कृत्रिम संश्लेषणवाद भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसको कृत्रिम संश्लेषणवाद भी कहा जाता है। देखिए, कृत्रिम तरीके से संश्लेषण में क्या होता है? निर्माण करना। कृत्रिम तरीके से अगर कहा जाता है कि निर्माण करना ही कृत्रिम संश्लेषणवाद होता है। तो इस आधार पर देखा जाता है इसे रासायनिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके दूसरा नाम क्या हो जाता है? इसको रासायनिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रकृतिवाद का दूसरा नाम रासायनिक विकास का सिद्धांत भी होता है, कृत्रिम संश्लेषणवाद भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रकृतिवाद को इन दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरिन का सिद्धांत है। कहा जा रहा है कि ओपेरिन का जो सिद्धांत है क्या होता है? तो ओपेरिन के सिद्धांत कहा जाता है कि इसमें निर्जीव रसायनों का संयोजन, अभी बताया गया है कि ओपेरिन के अनुसार निर्जीव रसायनों का संयोजन होता है। सिर्फ निर्जीव पदार्थों का निर्जीव के द्वारा जीवन की उत्पत्ति तो हक्सले का क्या हेकल का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसमें निर्जीव रसायनों के संयोजन से होती है। तो इसमें ओपेरिन का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित थी। आदि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है। इसको आप लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सरल अकार्बनिक पदार्थ था। कहा जाता है प्रथम सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या था? देखिए, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, इन सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं तथा उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक को
पिन कर देंगे, लिंक को अपलोड कर देंगे, जाकर वहाँ से आप लोग पूरे क्लास को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 22 का इसमें है कि प्रथम सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो प्रथम सरल अकार्बनिक पदार्थ इसमें देखा जाता है तो जल होता है। देखिए कहा जाता है कि आधे पृथ्वी पर, कहा जाता है कि जब पृथ्वी की धीरे धीरे संरचना पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो उस समय के काल को कहा जाता है कि पृथ्वी का आदि, पृथ्वी का कहा जाता है आदि पृथ्वी का निर्माण किया जा रहा था। तो उस समय तो कहा जा रहा है कि आधे पृथ्वी पर अति उच्च, कहा जाता है कि अति उच्च ताप, कहा जाता है कि अति उच्च ताप मतलब क्या, बहुत अधिक ताप जब था पृथ्वी पर, या कहा जा सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में जब बहुत ही अधिक मात्रा में ताप था, तो उस समय धीरे धीरे पृथ्वी की जब जीवन पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी या पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कहा जा रहा था कि आधे पृथ्वी पर अति उच्च ताप के कारण ही हाइड्रोजन परमाणु, इसमें क्या होता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन था, तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु ने ऑक्सीजन के साथ, क्या है तो उस समय मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन पाया जाए, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक संयोग करता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, ये जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि आदिकाल से या आदि काल में अधिक उच्च ताप के कारण जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किए थे। जल एक प्रकार का क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जलवाष्प व धात्विक कार्बाइड की क्रिया से बना होता है। कहा जा रहा है कि जलवाष्प व धात्विक कार्बाइड की क्रिया से बना होता है। इसमें क्या बना होता है, तो इस प्रकार से देखा जाए जलवाष्प तथा धात्विक कार्बाइड की क्रिया से, इसमें कहा जा रहा है कि जलवाष्प के धात्विक कार्बाइड की क्रिया से CH4 या मीथेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मीथेन का निर्माण करता है। तो इसमें कहा जाता है कि जब आदि काल पर, कहा जाता है कि आदि पृथ्वी पर जलवाष्प व धात्विक कार्बाइड की परस्पर क्रिया से प्रथम सरल कार्बनिक यौगिक कौन, CH4 या मीथेन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आदि पृथ्वी पर रासायनिक विकास के लिए ऊर्जा मिली है। कहा जा रहा है कि आधे पृथ्वी पर रासायनिक विकास के लिए जो ऊर्जा मिली है वो कौन सा मिली है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर का आ जाता है कि इसमें कहा जाता है कि आधे पृथ्वी पर रासायनिक विकास के लिए ऊर्जा जो मिली है अल्ट्रावायलेट किरणों से भी मिली है, बिजली की विद्युत ऊर्जा से भी प्राप्त हुई है, एक कॉस्मिक किरणों से हुई। इस प्रकार से देखा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संबंध में निम्न में से किसने प्रथम प्रयोग किए थे। कहा जा रहा है कि जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रयोग किए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन 2012 में आए हुए क्वेश्चन 2017 में। इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से अच्छे से कवर करते रहिएगा, क्योंकि ए से देखिए कहा जाता है कि जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रयोग किए थे। मिलर तथा यूरे ने इसमें सबसे पहले प्रथम प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का अनुपात क्या था, अमोनिया का अनुपात क्या था तथा मीथेन का अनुपात क्या था। ये जब मिलर ने अपने प्रयोग में किए थे। अब सिंपल से कहा जाता है कि मिलर ने किस पे प्रयोग किए थे, कौन कौन से गैसें लेकर, हाइड्रोजन को लिए थे, अमोनिया के लिए थे, मीथेन को लिए थे। अब इन सभी का अनुपात क्या है, तो इन सभी के अनुपात में देखा जाता तो 2:1:2 का था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, 2:1:2 का था। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, अमोनिया के 1 और तथा मीथेन के 2 मिलकर इसका प्रयोग कौन, मिलर ने किए थे। कहा जाता है कि इसमें से, अब इसमें देखिए हाइड्रोजन जो होता है इस आधार पर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलर ने अपने प्रयोग में किस धातु के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किए थे। मिलर ने किस धातु के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किए थे, उसमें टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए थे। कहा जाता है कि मिलर ने टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग करके गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न किए थे, जिसके द्वारा पता चला था कि उसमें जो ऊर्जाएं हों किस प्रकार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जीवन की उत्पत्ति का प्रथम संकेत क्या था? जीवन की उत्पत्ति का प्रथम संकेत क्या था? तो जीवन की उत्पत्ति का प्रथम संकेत न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करना था। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोप्रोटीन के द्वारा ही केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रक का निर्माण हुआ है। जब केंद्रक होते हैं तो उसी के पता चलता है कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है वो केंद्रक के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। तो कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के प्रथम संकेत क्या थे? तो न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करना ही जीवन की प्रथम जीवों का निर्माण करना ही प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन से बना हुआ। कहा जाएगा, देखिए नाम से पता चला, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिन प्लस प्रोटीन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण होता है। कहा जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण जल के द्वारा होता है। कहा जाता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण आदि सागर के जल से में तथा ये ही जीवन के प्रथम संकेत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का माइक्रोस्फीयर में क्या था? तो कहा जा रहा है माइक्रोस्फीयर में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा शर्करा ये सभी थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये सभी के सभी माइक्रोस्फीयर, या कहा जाता है कि माइक्रोस्फीयर बृहद अणुओं का झुंड था जिसमें प्रोटीन, शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा उपस्थित थे। इसमें कौन सा एक अलग से था? वसा उपस्थित था, जिसमें माइक्रोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति कब से हुई है, जीवन की उत्पत्ति लगभग में कब से हुई है? तो इस आधार पर देखा जाए तो जीवन की उत्पत्ति लगभग में 4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। अभी आपको बताया गया था कि लगभग में 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब हुई, अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की उत्पत्ति कब हुई है? सूर्य की उत्पत्ति तो हो गई है, अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। अब इन सभी की उत्पत्ति के बाद लगभग में 10 से 23 अरब वर्ष पूर्व से, अब देखिए कहा जाता है कि उसके लगभग में 4 अरब वर्ष पूर्व, अभी के लगभग का 4 अरब वर्ष पूर्व। तो आप अनुमान लगाइए कि कितनी अरब वर्ष पूर्व लगभग में यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति या कहा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि प्राचीन काल में, या कहा जाता है कि उस समय जब आदि पृथ्वी की या आदि ब्रह्मांड का जब निर्माण किया गया था, उस समय कितना अधिक ताप था कि आज हम लोगों को देखा जाता है कि इतना अधिक ताप है। तो इस सिंपल से कहा जाता है कि जो सूर्य होता है उसके पास कई मिलियन आज भी टेम्परेचर है। तो अब इसके पास कई मिलियन डिग्री टेम्परेचर सूर्य के केंद्रक में उसके ताप है, लेकिन उसके क्रोड उसके बाहर पर देखा जाता है तो सूर्य का तापमान कितना था? 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर ही मतलब क्रोड मतलब क्या, उसके बाहरी भागों पर, यहाँ पर जो उसका सूर्य होता है सूर्य के आसपास है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूर्य के केंद्रक में लगभग में अभी कई मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जीव थे। कहा जाता है कि प्रथम जीव की बात करें तो प्रथम जीव कौन थे? तो कहा जाता है इसमें अवायवी तथा विषमपोषी ये दोनों के दोनों पाए जाते थे। इस प्रकार से देखा जाता है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन इसी आधार पर देखा जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कहा जाता है कि आद्य वातावरण में मुक्त अवस्था में जो ऑक्सीजन क्या था? अनुपस्थित है। ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कोई जीव क्या कहता है, जब श्वसन की क्रिया करता है उसी क्रिया को अवायवी श्वसन कहा जाता है। तो इस समय कहा जाता है कि इस समय ऑक्सीजन अनुपस्थित था, अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम जीव अवायवी तथा विषमपोषी प्रकार के हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन स्वपोषी का उदाहरण है। रसायन स्वपोषी का उदाहरण सल्फर जीवाणु तथा लौह जीवाणु दोनों होते थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों जीव रसायन विश्लेषण, कहा जाता है ये दोनों जीव रसायन संश्लेषण, ये दोनों जीव रसायन संश्लेषण दर्शाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी का भूक्रोड बना होता है। अभी बताया गया था पृथ्वी का भूक्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का भूक्रोड भारी तत्वों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के खोल में उपस्थित था। पृथ्वी के खोल में क्या उपस्थित था? तो पृथ्वी के खोल में देखा जाता था, अभी आपको ऊपर चित्र बनाकर बताया गया था कि ऊपरी भाग का क्रोड होता है। क्रोड किसका बनाता है? सीएल का बनाता है, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम का। इस प्रकार से देखा सिलिकॉन नहीं है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाता है? एल्यूमिनियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदि आदि पृथ्वी पर वातावरण था। आदि पृथ्वी पर वातावरण कैसा था? तो यहाँ पर देखा जाता है कि अपचायित था, ओजोन परत विहीन था। कहा जाता है कि आदि आदि पृथ्वी पर वातावरण देखा जाता था तो उस समय क्या ओजोन परत भी विहीन था तथा अपचायक भी क्या विहीन था। इस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो था, ए और बी दोनों के दोनों राइट आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट सृष्टिवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? कहा जाता है विशिष्ट सृष्टिवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? इस आधार पर देखा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो था कि फादर सुरेज ए जो होते हैं ए विशिष्ट सृष्टिवाद के प्रमुख समर्थक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइबल के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि बाइबल के अनुसार सृष्टि का निर्माण कितने दिनों में हुआ है? तो बाइबल के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हुआ है। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि एक दिन क्या होते हैं, एक दिन ईसा मसीह जी आते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। दूसरे दिन आते हैं तो सौर परिवार का निर्माण करते हैं। तीसरे दिन आते हैं तो पूरे सृष्टि पर जीवों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं। फिर इसी प्रकार से कहा जाता है कि बाइबल के अनुसार 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन ऐसा हमारा साइंस नहीं मानता है। कहा जाता है कि प्रलयवाद का सिद्धांत था। कहा जाता है कि प्रलयवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रलयवाद का सिद्धांत क्यूवियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतः उत्पत्तिवाद का प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक ने कर दिया था? कहा जाता है कि स्वतः उत्पत्तिवाद का प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि वान हेलमांट ने क्या स्वतः उत्पत्तिवाद का प्रायोगिक सत्यापन कर सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को देखा गया था। कहा जाए कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी को देखा गया था। सूक्ष्मदर्शी को कब देखा गया था? तो कहा जाता है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के जी के द्वारा प्रथम जीवों की उत्पत्ति किया गया था। इसीलिए जीवित कोशिकाओं की खोज किसको माना जाता है? तो जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन किया था? सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल तथा वृक्ष के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा नाल व रुक्षा के द्वारा क्या यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की खोज किया गया था। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। और मृत कोशिका की खोज कौन किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे पृथ्वी पर जल उपस्थित था। आधे पृथ्वी पर जल उपस्थित था किस प्रकार से? इस जलवाष्प के रूप में जल उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले मिलर शिष्य था। स्टैनले मिलर किसका शिष्य था? तो स्टैनले मिलर किसके शिष्य थे? इस आधार पर देखा जाता है तो हेरोल्ड यूरे का शिष्य स्टैनले मिलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर ने हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन को किस अनुपात में लिए थे? अभी इसके पहले क्वेश्चन किया गया था 2:1:1 के अनुपात में लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियो प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हुआ है। कहा जाए कि न्यूक्लियो प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है किसके द्वारा हुआ है? तो यहाँ पर देखा जाता है उत्परिवर्तनवाद के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी एफ वॉक्स ने कोलाइडी कणों को कहा था। कोलाइडी कणों के ऊपर वीडियो नहीं दिखे तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देखकर कोलाइड विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया। जाकर वहाँ से आप लोग पूरी क्लास को देखकर और अपनी साइंस की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। कहा जाए कि सिडनी एफ फॉक्स ने कोलाइड कणों को कहा था, क्या कहा था? तो प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया था। अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया गया था तो इस ऑप्शन को देखा था। इसके द्वारा माइक्रोस्फीयर नाम किसके द्वारा दिया था? तो फॉक्स के द्वारा माइक्रोस्फीयर नाम शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोएसरवेटर में क्षमता थी। कहा जाता है कि कोएसरवेटर में किसकी क्षमता थी? तो इसमें कहा जाता है कि ग्लूकोज के विखंडन की तथा पदार्थों के अवशोषण करने की क्षमता थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजन कड़ी क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजन कड़ी
कड़ी कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जीवाणुओं को कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस या विषाणु को कहा जाता है। आप लोग जंतुओं तथा पादपों के बीच की कड़ी को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का विकास हुआ है, विषाणु का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो विषाणु का विकास जो होता है ये रिट्रोग्रेसिव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्रांति का परिमाण था, कहा जाता है ऑक्सीजन क्रांति का परिणाम क्या था? तो ऑक्सीजन क्रांति का जो परिणाम था, इसमें कहा जाता है कि वातावरण का अपचायन होना, ऑक्सीजन की क्रांति का निर्माण करना था, ओजोन परत का निर्माण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। ये सभी के सभी राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सुकेंद्रकीय जीव की तुलना निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया था? प्रथम सुकेंद्रकीय जीव का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इस प्रकार से प्रोटिस्टा के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि जो प्रथम सुकेंद्रकीय जीव की किसके द्वारा तुलना किया गया था? तो प्रोटिस्टा के द्वारा किया गया था, क्योंकि जंतु तथा कहा जाता है कि वायरस तथा बैक्टीरिया में ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले बात किया जाता है तो प्रोटिस्टा में किया गया था। प्रोटिस्टा के किसी दो जीव का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दो का एग्जाम्पल। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस मत के अनुसार प्रथम सुकेंद्रकीय जीव की उत्पत्ति पूर्व केंद्रकीय कोशिका से ही जीव उत्परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर विकास के मत के अनुसार कहा जाता है कि जो सुकेंद्रकीय जीव होती है उसकी उत्पत्ति पूर्व केंद्रकीय कोशिका के उत्परिवर्तनवाद के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म होते हैं, कहा जाता है कि जीवाश्म जो होते हैं कैसे होते हैं? तो कहा जाता है कि विलुप्त जीवों के अवशेष को ही कहा जाता है जीवाश्म। या कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर दबे हुए जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो नया पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या होता है? वही जीवाश्म कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि विलुप्त जीवों के अवशेष मतलब क्या? वो सड़ा गला जो भाग होता है वही उसका अवशेष होता है, अवशेषों को ही जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन होता है क्या करता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञानों का क्या जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को ही पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म या पूरा जीव विज्ञान कहा जाता है। इसी को पैलियोंटोलॉजी या तो कहा जा सकता है, इसी को जीवाश्म विज्ञान या तो इसी को पूरा जीव विज्ञान भी कहा जाता है, या तो इसी को पेलेंटोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किसके द्वारा मिले हैं? कहा जैव विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किसके द्वारा मिले हैं? जीवाश्मों के द्वारा मिले हैं। तो कहा जीवाश्मों के द्वारा ही सबसे पहले सबसे अधिक ठोस परिणाम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोग क्वेश्चन नंबर पर न जाकर पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए पूरे चैप्टर से ढूंढ कर क्वेश्चन लाए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सीरियल नंबर थोड़ा सा आपको आगे पीछे मिलेगा, लेकिन आप लोग उस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन कहा जा रहा है कि जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया किन कारणों पर निर्भर करती है? तो जीवाश्मीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये जीवाश्मीकरण के स्थान व समय पर निर्भर करता है, जीव के शरीर पर निर्भर करता है, वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि सभी घटनाओं पर जीवाश्मीकरण की प्रक्रियाओं के कारणों का निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी तो कहा जाता है कि आधुनिक जो मानव होता है उसका निकट संबंधी कौन होता है? तो आधुनिक मानव का निकट संबंधी जो होता है इसे चिंपैंजी को माना जाता है। एक क्वेश्चन 2012 में आए हुए हैं। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को एक एक कर यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संस्कृतियों का विकास किस युग से हुआ? कहा जाता है मानव संस्कृतियों का विकास किस युग से हुआ? तो कहा जाता है कि होलोसीन युग जो होता है इसी में मानव संस्कृति के विकास का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक घोड़े का विकास किस युग से हुआ है? तो कहा जाता है कि आधुनिक घोड़े का विकास प्लीस्टोसिस, कहा जाता है कि जो प्लीस्टोसिस युग होता है इसी में माना जाता है। कहा जाता है कि जो प्लीस्टोसिस जो काल होता है इसमें लगभग में कहा जाता है कि लगभग में 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व कहा जाता है कि पूर्व प्लीस्टोसिस युग में आधुनिक घोड़े का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुषों में वृषण तथा महिलाओं में अंडाशय की उपस्थिति किस प्रकार की समझातता दर्शाते हैं। कहा जा रहा है कि पुरुषों में वृषण तथा महिलाओं में अंडाशय की उपस्थिति किस प्रकार की समझातता को दर्शाता है। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें लैंगिक समझातता को दर्शाता है। कहा जाता है कि जो पुरुषों में वृषण तथा महिलाओं में अंडाशय की लैंगिक समानताएं जो प्रदर्शित है, इसकी उत्पत्ति समान भ्रूणी ऊतकों से हुई है। कहा जाता है कि क्या लैंगिक समानता या कहा जाता है कि समान मात्रा में या समान भ्रूणी कोशिकाओं के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोन्स जिसमें पादपों और जंतु दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजन मान सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर देखा जाता है कि प्रोटियोन्स जिसमें पदार्थों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें इस प्रकार से देखा जाता था, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल में जिसमें जंतु तथा पादप दोनों के लक्षण दिखाए जाते हैं, ए यूग्लिना होता है। कैसे यूग्लिना एक ऐसा जंतु होता है जिसमें पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो यूग्लिना होता है वह एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पेरिपेटस किनका संयोजन होता है। कहा जाता है कि पेरिपेटस किसका संयोजन होता है। कहा जाता है कि जो पेरिपेटस होता है इसमें संघ एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, कहा जाता है कि एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के संघ के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, पेरिपेटस को माना जाता है। तो कहा जाता है कि एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजन कड़ी पेरिपेटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजन कड़ी किसको माना जाता है। तो कहा जाता है एनिलिडा व मोलस्का के बीच संयोजन कड़ी किसको माना जाता है। तो इसमें नियोपिलाइना, कहा जाता है कि नियोपिलाइना जो होता है यह एनिलिडा तथा मोलस्का दोनों के बीच की संयोजन कड़ी होता है। आप लोग जीवों के वर्गीकरण के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उसको जाकर आप पूरी की पूरी क्लास को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, जिसमें जंतुओं के वर्गीकरण तथा पादपों के वर्गीकरण को अलग अलग वर्गों में क्लास को डिवाइड करके अपलोड किया गया है। जाकर पूरी की पूरी क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। देखिए सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन 2013 तथा 14 में आए हुए हैं। इस प्रकार से देखा जाता है तो कौन, आर्कियोप्टेरिस जो होता है ये सरीसृप तथा पक्षी दोनों के मध्य की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु तथा पादपों के मध्य की कड़ी किसको माना जाता है। इसको यूग्लिना को जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत युक्त पक्षी जिसमें सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजन मानते हैं, ये क्या होता है, आर्कियोप्टेरिस होता है। अभी आपको बताया गया सरीसृप तथा पक्षियों के मध्य की कड़ी को आर्कियोप्टेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति, कहा जाता है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो होता है इसमें हेकल को माना जाता है। कारण पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, हेकल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित होती है। कहा जाए कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है। कहा जाए कि जैव विकास का कौन सी परिभाषा अधिक उचित है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि जाति का विभिन्नता सहित इतिहास जो होता है जैव विकास की सही परिभाषा को दर्शाता है। जीवाश्म कैसे बनते हैं। तो कहा जाता है कि जीवाश्म कैसे बनते हैं, इसमें जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि जीवाश्म किसी का जंतु वातावरण की उपस्थिति द्वारा नष्ट हो जाती है, इसी को जीवाश्म कहा जाता है या जीवाश्म कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से किससे हम जीवाश्मों की आयु निर्धारित करते हैं। तो जीवाश्मों की आयु के ज्ञात करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों के काल निर्धारण की अपेक्षाकृत सर्वाधिक सही विधि कौन सी होती है। कहा जा रहा है कि जीवाश्मों के काल निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक उचित या कहा जाता है कि अपेक्षाकृत सबसे अधिक सही विधि कौन सी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुवादन विधि जो होती है इसके द्वारा जीवों के काल का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 कि मछलियों का युग क्या है? तो मछलियों का युग क्या होता है? तो मछलियों का युग डिवोनियर काल का को माना जाता है। मछलियों का युग को डिवोनियर काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए काल काल के क्रम में से एक कड़ी गायब है। कहा जाता है कि एक कड़ी गायब है, जो ऑप्शन नंबर कहा जाता है कि बी है। देखिए ए को दिया गया है, बी गायब है, इसी को बताना है। तीसरा क्या है? सीनियोजोइक। कहा जाता है कि पेलियोजोइक होता है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाता है कि पहले पेलियोजोइक होता है, फिर मीसोजोइक होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? सीनोजोइक होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर बी की कड़ी की क्या होता है? मीसोजोइक हो जाता है। तो कहा जाता है कि किस काल में बांटा गया है? तो पहले पेलियोजोइक, दूसरा मीसोजोइक, तीसरा सीनोजोइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रथम अनावृत बीजी तथा लिवरबर्ट विकसित हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रथम लिवरबर्ट विकसित हुए हैं, तो इसे डिवोनियल कल्प में भी जो विभाजित किया गया था, इसी में अब अनावृत बीजी तथा लिवरबर्ट विकसित हुए हैं। आवृत बीजी अनावृत बीजी पादपों के ऊपर अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखे तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वो उसके वहाँ से पूरी क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को 2 से सुमेलित कीजिए। कहा सूची 1 सूची 2 में क्या रहता है कि प्राचीन, कहा जाए कि प्राचीन मृत जीवों के अवशेष, कहा जा रहा है कि प्राचीन मृत जीवों के अवशेष क्या होते हैं? देखिए कहा जा रहा है कि इसमें प्राचीन मृत जीवों के अवशेष जो होते हैं, अवशेषों का अध्ययन क्या है? जीवाश्म कहलाता है। तो इस आधार पर देखा जाता है प्राकृतिक तत्वों की आयु ज्ञात करने की विधि होती है। कहा जाता है कि प्राकृतिक तत्वों की आयु ज्ञात करने की जो विधि होती है, इस आधार पर देखा जाता था। तो रेडियो मापक डेटिंग विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारागाहों का विकास जो होता है यह प्लायोसिन होता है। क्या होता है? प्लायोसिन युग होता है। प्रथम पुष्पी पादप जो होता है, इसमें जुरेसिक काल को कहा जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए का दूसरा इसमें नहीं, ए का दूसरा इसमें नहीं, ए का दूसरा इसमें नहीं, तो इस प्रकार से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के जाति वृत्त में सबसे पुराने जीवाश्म प्राणी कौन सा था? तो कहा जाता है कि घोड़े के जाति वृत्त में सबसे पुराने जीवाश्म प्राणी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि ईओहिप्पस जो होता है, ये घोड़े की जाति वृत्त का सबसे पुराना जीवाश्मी प्राणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप अंग होते हैं। कहा जाता है कि समरूप अंग कौन से होते हैं? तो समरूप अंग की बात कहा जाता है तो वे अंग जो समान होते हैं या कार्य में समान होते हैं उसे समरूप अंग माना जाता है। रचना में समान नहीं, कार्य में भी नहीं, दोनों गलत। इसमें क्या है? कार्य में समान होते हैं, इसी को समरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डी, कबूतर तथा चमगादड़ के पंख किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? कहा है कि टिड्डी, कबूतर एवं चमगादड़ किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? तो ये समरूप अंग होते हैं, क्योंकि इन दोनों का सभी का कार्य क्या होता है? एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दूर संबंधित समूह में समान कार्य के लिए विकसित एक प्रकार का अनुकूलन है जो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर देखा जाता है, ए हो जाता है कि इसी को अभिसारी विकास कहा जाता है। क्या कहता है? अभिसारी विकास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह समरूप अंगों का होता है? कहा जाता है कि कौन सा समूह समरूप अंगों का होता है? तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी होता है, इसी को टेरोडेक्टाइन पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो होते हैं ये समरूप अंग को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहा जा रहा है इसमें मिलान करने वाले में बस आप लोगों को ये याद रखना है कि 1 से 2 के अगर आपको मिलान सही हो जाता है तो आपको ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे कि आप लोग उसमें आसानी से उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। कहा जाए कि तितली के पंख, कहा जाए कि तितली के पंख जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर देखिए कहा जा रहा है कि जो तितली के पंख होते हैं ये कैसे होते हैं? ये देखिए तितली के जो पंख होते हैं इसमें एक किसके बने होते हैं? एक काइटिन के बने होते हैं। कहा जाए कि जो तितली के पंख होते हैं एक काइटिन के बने होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं किसके बने होते हैं? ए अग्रपाद का रूपांतरण होता है। जो पक्षियों का पंख होता है कैसा होता है? ए अग्रपाद का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट कहा जाए कि मक्खियों का जो डंक होता है, जो मक्खियों का डंक होता है इसमें अंडक्षेप का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट जो बिच्छू का डंक होता है ये अंतिम उदरखंड का रूपांतरण होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाता है ए का क्या है? ए का 4 है, क्या है? ए का 4 है, बी का
1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। देखिए ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 आप लोग याद करिए, ए का 4 बी का 1। देखिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है? कहा जाता है कि मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है? कहा जाता है कि मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है? तो मनुष्य में जो अवशेषी अंग होता है उसमें कृमि रूपी जो परिशेषिकाएं होती है, जो परिशेषिकाएं होती है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो परिशेषिकाएं होती है एक कौन से अंग का भाग होता है? छोटी आंत का होता है या बड़ी आंत का होता है या आमाशय का होता है, या इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? कहा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? इस आधार पर देखा जाता है जो एमू होता है वो उड़ नहीं सकता है। बाकी आप लोग देखे होंगे मोर होता है, बत्तख होता है, स्टार को होता है, ये सभी के सभी आसानी से उड़ सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड नहीं करता कि कितना दूर तक उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ते जरूर है। मतलब उसकी उड़ान क्या होता है, भारी जो पक्षियाँ होती है वो उड़ते कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुए हैं? कहा जाता है कि ऐसे कौन से जंतु जो कुछ ही समय पूर्व लुप्त हुए हैं? विलुप्त हुए जंतुओं या पादपों के बारे में किस पुस्तक में उसका नामांकन किया जाता है? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तथा वो किस संस्था के द्वारा निर्धारित होता है? आप लोगों को उसका नाम बता दे रहे, UNDP जो होता है, UNDP में कहा जाता है कि देखिए IUCN के द्वारा क्या जाता है, इसका विलुप्त हुए जंतुओं के बारे का अध्ययन किया जाता है। अब उसमें ग्रीन डाटा बुक होता है, रेड डाटा बुक होता है, आप लोग कौन सा होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेनोग्लासस कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं के मध्य की संयोजन कड़ी है। इनमें उपस्थित कशेरुकी लक्षण होते हैं। काजर के इसमें कौन से लक्षण होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए होता है, जो नोटोकार्ड की उपस्थिति होती है। ये दोनों के दोनों उसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग फिश संयोजन कड़ी होता है। अंग फिश किसका संयोजन कड़ी होता है? जो अंग फिश होता है ये मछली के उभयचरों के मध्य की कड़ी माना जाता है। उभयचर तथा मछली के मध्य की कड़ी किसको माना जाता है? लंग फिश संयोजन को कड़ी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1809 में छपी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? तो कहा जाता है कि लैमार्क के द्वारा फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखा गया था। इसकी स्थापना कब किया था? 1809 में इसकी पुस्तक छपी हुई थी। इसमें कहा जाता है कि जो जीन होते हैं, जीन व बैक्टिस्ट डी लैमार्क ने, कहा जाता है कि जो इसके फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक लैमार्क के द्वारा इसमें कुछ सिद्धांत, या कहा जाता है कि लैमार्क के सिद्धांत का प्रकाशन हुआ था। किसमें? फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास पर लैमार्क का मत क्या था? तो जैव विकास पर लैमार्क का मत उपार्जित लक्षणों की वंशागति था। कहा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति जैव विकास पर लैमार्क का मत था, जिसमें कहा जाता है कि जीवों के वातावरण के सीधे प्रभाव तथा अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से प्रकट होने वाले लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या था? तो लैमार्कवाद का मूल आधार क्या था? तो लैमार्कवाद का मूल आधार जो होता है उसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति था। ये पूर्व इसके पहले ही क्वेश्चन में इसको आप लोगों को अच्छे से समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों का कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। कहा जाता है कि जैसे कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिसके अनुसार कहा जाता है कि जिस अंगों का अधिक विकास हुआ था, अधिक काम हुआ था, उसका विकास हमारे अभी तक वो कायम, और जिस अंगों का कार्य धीरे धीरे मतलब कार्य कम हो गया तो उसको धीरे धीरे क्या है हमारे शरीर से समाप्त होते गए। इसी तरह पर देखा जाता है कि अंगों का कम या अधिक उपयोगी किसके सिद्धांत के ऊपर लागू होता है? तो इसमें देखा जाता है लैमार्क जी के द्वारा इसके ऊपर सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमार्क के अनुसार सर्पों में टांगे नहीं होती
क्योंकि कहा जाता है कि लेमार्क के अनुसार सर्पों में टांगे नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि जो सर्पे होती है सर्पों में टांगे नहीं होती है, क्योंकि लेमार्क के अनुसार कहा जाता है कि जैव विकास के दौरान टांगों के कम उपयोग के कारण वे धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। कहा जाता है कि टांगे धीरे धीरे क्या समाप्त हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि कहा जाता है कि जनन द्रव्य का जनन द्रव्य की निरंतरता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कहा जाता है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमान को माना जाता है। कहा जाता है बीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार कहा जाता है कि जीवों की दैहिक कोशिकाओं में उत्पादित लक्षणों की वंशागति नहीं होती। कहा जाता है कि जीवों की जो दैहिक कोशिकाएं होती है उसका उनके लक्षणों का वंशागति नहीं होता है, जबकि कहा जाता है कि जनन द्रव्य को प्रभावित करने वाले लक्षण इस संतति में वंशागत होते हैं। कहा जाता है कि बीजमान के अनुसार कहा जाता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या कहा जाता है कि ऐसे लक्षण जो वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसमें कहा जाता है जो दैहिक गुणसूत्र होता है या जो दैहिक अंग होते हैं, कैसे इसमें जो दैहिक कोशिकाएं होती है ए वंशानुगत नहीं चलती है। कौन सा क्या चलता है? तब जो लैंगिक अंग होते हैं या जो लैंगिक कोशिकाएं होती है उसी का वंशानुगत चलता रहता है। ये कौन बताए थे? ये बीजमान नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो पुस्तक है इसे माल्थस के जनसंख्या पर निबंध के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। कहा जाए कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक जो पुस्तक हो एक किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि जो जनसंख्याओं पर एक निबंध लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि प्राणियों की जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उस दर से उन्हें भोजन तथा रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन के लिए अधिक संघर्ष हो सकता है। इन सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और उसमें अच्छे से समझा गया है कि आप लोगों को किस प्रकार की जनसंख्या का विस्तार होता है या उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, सभी को अच्छे से कवर किया जा चुका है। उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसकी प्लेलिस्ट को या कहा जाता है कि जय विकास क्या होता है या विकास क्या है टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो भी आपको उसके संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी के सभी आपको पार्ट वाइज मैराथन क्लास के द्वारा मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? तो जाति की उत्पत्ति के आधार पर देखा जाता है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक जो होते हैं इसे डार्विन को माना जाता है। कहा जाता है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है कि प्राकृतिक वर्ण, कहा जाता है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जाति की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? डार्विन के द्वारा लिखा गया था। अब एक क्वेश्चन देखिए दो किस प्रकार यहाँ जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो आता है, और दूसरा कहा जाता है कि 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी को देखकर ही आपको खुद पता चल जाता होगा कि एक जो क्वेश्चन है सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? अभी उसके ऊपर ही आप लोगों को समझा गया था, ये लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेमार्क के द्वारा अभी डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हम भी फ्लो में थोड़ा सा ओवर हो जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किसके द्वारा है? तो कहा कि जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो होता है यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 22 का, इसमें कहा जाता है कि कौन सा सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा है? कहा जाता है कि कौन सा सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा है? तो जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता जो होती है ये डार्विन के सिद्धांत में जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है। इसके अनुसार कहा जाता है कि इसका अर्थ यह है कि जीवन संघर्ष में वही सफल हो सकता है जो योग्य होता है। कहा जाता है कि जो जीवों में कहा जाता है कि जीवन संघर्ष में वही सफल हो सकता है जो योग्यतम होता है, या कहा जाता है कि जो योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डार्विन ने नई जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया था? कहा जाता है कि डार्विन के द्वारा कहा जाता है कि जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा
किसके द्वारा बताई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि प्राकृतिक चयन के द्वारा डार्विन ने नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में बताए थे। कहा जाता है कि डार्विन के अनुसार प्राकृतिक चयन द्वारा प्रकृति में श्रेष्ठ श्रेष्ठ व जो अनुकूल जीवों का चयन होता है वो किसके द्वारा, जिससे आगे वो क्रमशः बढ़ते रहते हैं, वही जाति की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एक क्वेश्चन तो एक ही है, आप लोग घबराइए मत। देखिए एक क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? उत्परिवर्तनवाद क्या होते हैं? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो ये सभी के सभी क्वेश्चन से में कहा जाता है उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि जो ह्यूगो डी ब्रिज होते हैं, इन्हीं के द्वारा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था। कहा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद को हाईलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा 1901 में दिया गया था। किस में दिया गया था? 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का 31 में देखिए क्या है, कहा जाता है कि कौन सा इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो कहा जाता है कि जो डार्विन होता है, ये डार्विन किससे संबंधित होता है? ये भी आपको बताया, जो डार्विन होता है ये जीवन संघर्ष के लिए फेमस थे। लैमार्क जो होते हैं, ये लैमार्क जो होते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति के लिए फेमस थे। उसके बाद ह्यूगो डी ब्रिज अभी बताया उत्परिवर्तनवाद के लिए समझते हैं। विजमान जो होते हैं जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के लिए फेमस है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 इसमें क्या है? इसमें है, बाकी इसमें है। अब 1 का 4, बी का 1 अब इसमें आपको मिला। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणवाद सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणवाद सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी होता है कि जूलियस हक्सले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो तथ्यों को आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में एक तथ्य के रूप में माना जाता है? कहा जाता है कि एक तथ्य के रूप में क्या माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट देखिए, कहा जाता है उत्परिवर्तनवाद भी फेमस है तथा प्राकृतिक वर्ण भी, ये दोनों के दोनों आधुनिक संश्लेषण के लिए सिद्धांत के लिए प्रयुक्त है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए मिलान करना है। इसमें कहा जाता है कि जो डार्विन होता है, डार्विन किससे संबंधित होता है? जो डार्विन होते हैं ये प्राकृतिक चयन द्वारा विकास किए थे। क्या जाता है? प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास किसका होता है? ये डार्विन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ओपेरिन जो होते हैं, ओपेरिन के कहा जाता है कि ये आजीवनवाद या अजीवात या जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का कहा जाता है कि आजीवनवाद या जीवोत्पत्ति के लिए कौन फेमस है? ओपेरिन द्वारा है। लेमार्क कहा जाता है कि लेमार्क ने अंगों के उपयोग, कहा जाता है अंगों के उपयोग के ऊपर कार्य किए थे। नेक्स्ट कहा जाता है कि जो वेगनर होते हैं, वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन ए का 4 कहाँ है? ए इसमें भी, ए इसमें भी है। नेक्स्ट कहा कि बी का 1 ए भी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या है? देखिए कि किसके अनुसार जैव विकास कभी विकसित दिशा में नहीं होते? कहा जाता है कि जैव विकास कभी विपरीत दिशा में नहीं होते। तो इस आधार पर देखा जाता है 35 का ऑप्शन नंबर सी होता है कि डोले का नियम जो होता है ये इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते रहते हैं तथा ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए CUT का एग्जाम देंगे तो भी आएगा, या आपका मेडिकल से संबंधित जो भी एग्जाम देंगे सभी के सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो इसमें कहा जाता है कि मिलान करना है। तो कैसे मिलान करना है? देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें देखिए क्वेश्चन को पूरा देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए क्या है। अरस्तु, कहा जाता है कि अरस्तु है। अरस्तु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अरस्तु जो होते हैं इस आधार पर देखा जाता है। तो अरस्तु जो होते हैं स्केला नेचुरी, कहा जाता है सिस्टमा स्केला नेचुरी नामक पुस्तक इस किसके द्वारा दिया गया था? अरस्तु के द्वारा किया गया था। जॉन रे, कहा जाए कि जो जॉन रे होता है, जॉन रे ने जाति का अवधारणा दिया था। कौन से दिए थे? जाति का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे के द्वारा दिया गया था। तीसरा ह्यूगो डी ब्रिज होता है एक परिवर्तनवाद के द्वारा दिया गया था। नेट मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए का 4 देखिए, ए का 4 एक ही है, एक ही ऑप्शन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसने जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिए थे? कहा जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसने जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिए थे? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लेमार्क के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्या है कि लेमार्क का संबंध जीव विज्ञान के किस क्षेत्र से है? तो कहा जाता है लेमार्क का सिद्धांत जैव विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसके ऊपर ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 को मिलान करना। ए आपको लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि किसमें लेमार्क का पूरा नाम ए तथा और बी वे बी देश से संबंधित है। प्रकृति में कहा जाता है ए और बी कौन सा? देखिए लेमार्क के से संबंधित क्या है? लेमार्क का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग यहाँ पर जीन बेलेस्टिक डी लेमार्क ए नाम हो गया और किस देश के निवासी थे? ए फ्रांस के निवासी थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या 4 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में दिए गए तथ्यों को ध्यान से पढ़े। इसमें कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का कि कौन सा ध्यान से पढ़ना है, इसमें आधार पर देखा जाता है। तो ऑप्शन क्या है? प्रत्येक प्राणी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है? लेमार्क के तथ्यों पर सही कथन कौन सा होता है? इस आधार पर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहता है इसके आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि यहाँ पर हाँ ये लेमार्क का पूरा क्वेश्चन नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रत्येक अंगों के कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव पड़ता है। एक किसके द्वारा होता है? दूसरा पर उपयोग के कारण जो परिवर्तन शरीर में हो सकते हैं, ए वे परिवर्तन वंशानुगत परिवर्तन होते हैं। ए लेमार्क के द्वारा दिया गया था। बाकी आपका राइट गलत हो जाता, बाकी आपका क्या सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ लैमार्क का आधार क्या होता है? नौ लैमार्क जो होते हैं, नौ लैमार्क का आधार जो होता है, इसमें जर्म प्लाज्मा को प्रभावित करने वाले उपार्जित लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ लैमार्कवाद के अनुसार उपार्जित लक्षण तभी वंशागत हो सकते हैं जबकि इसमें यह जीन रूप में हुआ परिवर्तन वातावरणीय कारणों के द्वारा दृश्य रूप में बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरन के द्वारा बताया गया था। कैमरन जो होता है, कैमरन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें कौन सा था? कैमरन का नाम इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार से देखा जाता है। तो कैमरन लेमार्क कहा जाता है इसको। किस देश के निवासी थे? इसमें क्या सेडामेंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजमान ने जर्म प्लाज्मा के निरंतरता सिद्धांत कब दिए गए थे? इसके ऊपर आप लोगों को ऊपर बताया गया था 1892 में दिए गए थे। सन 1858 में किस संस्था ने डार्विन व बैलेस के विचारों को प्रयुक्त किए थे? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी था कि रॉयल सोसाइटी नामक संगठन के द्वारा इनके विचारों को प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। ये मत आधारित है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए होता है कि माल्थस के लेख में लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? प्रकृति में जीवों के बीच जीवन संघर्ष का कारण क्या है? तो प्रकृति में जीवों के बीच जीवन संघर्ष का मुख्य कारण क्या होता है? तो इस आधार पर देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि प्रकृति में से सभी कहा जाता है कि इनमें प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। प्रकृति के सीमित खाद्य भंडार होते हैं, इसमें सीमित वास स्थान भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद में सम्मिलित है। कहा जाता है कि डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद में क्या सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, योग्यतम की उत्तरजीविता जो होती है इसके लिए प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट क्या है कि नव डार्विन किस वैज्ञानिक की खोजों में प्रकाश में आया था? कहा जाता है नव डार्विन जो होता है यह किन वैज्ञानिक की खोजों से प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का देखा जाता है ऑप्शन नंबर सी होता है कि ये दोनों कार्लस तथा मेरमास जो होते हैं, मेरमार्क दोनों के दोनों इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए होता है कि उत्परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 का देखिए ए मिलान करने वाला आसान है, आपको लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि बौने पादप कौन से होते हैं? इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 होता है आइनोथेरा जो ननेला है, ये बौने पादप होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि
कि जो चिकनी व चमकीली पत्तियों वाले पादप जो होते हैं, यह ओरिनम क्या आइनोथेरा लीविफोलिया होते हैं। छोटी वर्तिकाग्र वाले पादप जो होते हैं इसमें देखा जाता है, तो पहला वो होता है कि आइनोथेरा वेब्री स्टोइलिस होते हैं। नेक्स्ट अब एक ऑप्शन बचा ए, और इस प्रकार से देखा जाता है कि ए का फोर सभी में है। उसके बाद बी का दूसरा, बी का तीसरा है, बी का तीसरा इसमें भी है, सी का पहला, इस प्रकार से राइट आंसर पहला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने फल मक्खी की लाल नेत्रों वाली मक्खियों की आबादी में एक सफेद नेत्र वाली उत्परिवर्तन मक्खी को देखकर पाया कि लाल नेत्र वाले जीव में उत्परिवर्तन के कारण सफेद नेत्र का विकास हुआ है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ए मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणवाद सिद्धांत किसको आधार मानकर किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि प्राकृतिक वर्णन के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक ने जैव विकास की क्रियाविधि नामक अपनी पुस्तक में संश्लेषणात्मक सिद्धांत का वर्णन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि डेविड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गर्म व नम प्रदेशों के नियमातापी जंतुओं में मिलेनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है? इस आधार पर देखा जाता है ग्लोगर का नियम के अनुसार बताया जाता है कि गर्म व नम प्रदेशों के नियमतापी जंतुओं में मिलेनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विकासित कारण क्या होते हैं? तो जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विकसित क्या होते हैं? इस आधार पर देखा जाता है कि विभिन्नताएं होती है, उत्परिवर्तन होते हैं, अनुकूलन होता है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में 5 के स्थान पर 6 अंगुलियों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? मनुष्य में 5 के स्थान पर 6 अंगुलियां जो होती है क्या दर्शाती है? इसमें देखा जाता है कि धनात्मक संख्यात्मक कहा जाता है कि जब शरीर में अधिक अंग आते हैं उसमें धनात्मक कहा जाता है, जब शरीर में कम अंग होते हैं उसे ऋणात्मक संख्यात्मक विभिन्नताएं कहा जाता है। तो इसमें अधिक 5 की जगह पर क्या है, 6 क्या होता है, ये धन जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बच्चे में जन्म से ही केवल एक वृक्क है, या कैसे? देखिए, एक जन्म से ही 2 वृक्क होते हैं, एक वृक्क हो गया। अब इसमें कहा जाता है एक की कमी हो गई, तो एक की कमी मतलब क्या जाता है, ऋणात्मक संख्यात्मक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जीन विनिमय कहलाता है। कहा जाता है कि अणुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जीन विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत जो होता है ये उत्परिवर्तन कहलाता है। अब उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या होता है? तो जैव विकास जो होता है, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या होता है? जैव विकास में उत्परिवर्तन के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जैव विकास का आधार होती है। इसमें कहा जाता है कि आनुवंशिकताओं में क्या होता है, विभिन्नताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक आबादी से दूसरी आबादी से आए हुए सदस्य क्या कहलाते हैं? ये क्या प्रवासी कहलाते हैं। ये क्या कहता है, जब एक जगह से दूसरी जगह से एक आबादी से दूसरी आबादी में आए हुए सदस्य क्या कहलाते हैं? प्रवासी कहलाते हैं। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके ऊपर देखा जाता है। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम देखा जाता है तो होमो सेपियंस होता है। कौन सा होता है? होमो सेपियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव किस गण का सदस्य होता है? मानव किस गण का सदस्य होता है? तो इसमें देखा जाता है जो प्राइमेट्स होता है, प्राइमेट्स गण का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव की कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? आधुनिक मानव का कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? तो ये लगभग में यहाँ पर देखा जाता है तो 1450 सीसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
एंथ्रोपोइडिया उपगण के सदस्य कौन होते हैं? इस प्रकार से देखा जाता था। एंथ्रोपोइडिया सदस्य जो होते हैं, इसमें जो होते हैं मानव भी होता है, कपि भी होता है, बंदर भी होता है। इस प्रकार से सभी के सभी क्या होते हैं? आर्थ्रोपोइडिया उपगण के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के सबसे समीप कौन था? तो सबसे समीप चिंपैंजी बंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन सा होता है? अभी बताया गया था कि जो जो मानव आधुनिक मानव का निकटतम कौन होता है? इस चिंपैंजी को माना जाता है। एक क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल कपि के उदाहरण कौन? विशाल कपि के उदाहरण कौन से होते हैं? देखिए, गोरिल्ला होता है, औरंग उटान होता है, चिंपैंजी होता है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी के सभी विशाल कपि के उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि मानव किस कुल का सदस्य है? कहा जाता है कि जो मानव किस कुल का सदस्य होता है? इसमें कहा जाता है कि होमिनिडी कुल के सदस्य होते हैं। जो मानव होता है होमिनिडी कुल के सदस्य होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जो मानव किस गण का सदस्य होता है? प्राइमेट्स के सदस्य होते हैं। इसका आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस सेपियंस होता है। इसमें कहा जाता है कि इसमें किसके समकालीन होता है? जो प्राइमेट्स होता है, प्राइमेट्स के समकालीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 25 में देखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम कपि मानव कौन था? प्रथम कपि मानव जो होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है। जो कहा जाता है कि ये प्रथम जीवाश्म रेमंड डार्क कहा जाता है कि जो प्रमुख जो जीवाश्म वैज्ञानिक थे, जो प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका में टवांग नदी के समीप एक 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के रूप में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमो हैबिलिस में हैबिलिस शब्द किसके लिए जोड़ा गया था? तो होमो हैबिलिस शब्द किसके लिए जोड़ा गया था? तो इसमें औजार निर्माण के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता जो थी होमो हैबिलिस थी। कौन? होमो हैबिलिस थी। इसीलिए कहा जाता है कि हैबिलिस के शब्द का मतलब क्या है? औजार का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? जावा मानव का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस था जावा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव से भी अधिक बुद्धिमान कौन थे? आधुनिक मानव से भी अधिक बुद्धिमान जो थे, ये 37 का आ जाता है ऑप्शन नंबर। देखिए, आधुनिक मानव में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन थे? आधुनिक मानव में क्रो मैग्नन मानव जो होता है, ये सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया था। कहा जाता है जो क्रो मैग्नन मानव जो होता है, ये आधुनिक मानव से भी अधिक बुद्धिमान थे, क्योंकि एक क्रो मैग्नन मानव की कपाल गुहा का लगभग में 1650 शीशी के थे। जो क्रो मैग्नन के थे उसमें 1650 के थे शीशी के थे, जबकि आधुनिक मानव का जो कपाल होता है 1450 शीशी के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का जो इतिहास होता है कब से था? कहा जाता है कि जो लगभग में 1000 वर्ष पहले ही होमो सेपियंस का इतिहास दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये देखिए, क्वेश्चन 2012 में आए हुए हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। देखिए, कौन सा क्रम सही है? अब क्रम की बात किया जाता है तो इसमें कौन सा क्रम सही? तो कहा जाता है आरंभिक होमो सेपियंस पहले क्या होता है? आरंभिक होमो सेपियंस होता है, फिर उसमें निएंडरथल होते हैं, फिर क्रो मैग्नन होते हैं, फिर आधुनिक मानव होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, कहा जाता है कि कपियों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो कपियों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ये 48 होती है। कितनी होती है? 48, संख्या में 48 होती है और जोड़ी में 24 होती है। कपियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 48 होती है। वर्तमान में देखा जाता है कि कितनी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वर्तमान में आधुनिक मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल नाम मानव का पूर्वज है। कहा जाता है कि जो निएंडरथल जो होता है ये मानव का पूर्वज होता है। तो ये कौन सा होता है? तो इसमें कहा जाता है कि
कि निएंडरबर्ग मानव जो होता है निएंडरथल का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट कहा जाए कि मानव का हाल ही में पाया गया जीवाश्म कौन सा होता है, तो मानव का हाल ही में पाया गया जो जीवाश्म होता है इसमें क्रो-मैग्नन मानव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के बुशमैन व श्रीलंका के बेदा किस जाति से संबंधित है, तो कहा जाता है कि जो श्रीलंका का अफ्रीका के बुशमैन तथा श्रीलंका के बेदा किस जाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि ए ऑस्ट्रेलाइडेसस का संबंधित निवासी था। मानव व चिंपैंजी के डीएनए में कितनी अंतर होता है, कहा जाता है कि मानव तथा चिंपैंजी के डीएनए में कितने प्रतिशत का अंतर होता है, इसमें 2.5% का अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से जैव विकास के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे सभी को एक एक करके कवर किया जा चुका है। क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।